नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश को समझने की कोशिश कर रहे हैं जी। हमारे पास है रिट पिटिशन सिविल 1320/2016। ये रजनीश कुमार पांडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला है और हम 15 जुलाई 2025 की सुनवाई का रिकॉर्ड देख रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें सिर्फ यही एक पिटिशन नहीं है। हाँ, वही मैं देख रही थी। इसमें कई सारी इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस हैं, मतलब वो अर्जियां जो केस के दौरान दी जाती हैं। फिर कंटेम्प्ट पिटिशंस भी हैं। जी, हम मानना याचिकाएं और दूसरी याचिकाएं भी जुड़ी हुई हैं, जैसे WPC 876/2017 और एक SLPC No 16838/2025 भी हैं। हाँ, तो ये दिखाता है कि मामला काफी पेचीदा है और लंबे समय से चल रहा है। सही कहा। तो हमारा मिशन है आज इस सुनवाई के जो सबसे अहम निर्देश हैं, कोर्ट ने जो कहा है उसको समझना। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो ये सुनवाई हुई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने, और इसमें जो अलग अलग पक्षों के वकील थे और साथ ही एमिकस क्यूरी श्री ऋषि मल्होत्रा। ये अहम हो जाती है ना? जी। सबने एक तरह से शिकायत की कि कोर्ट का एक पिछला आदेश था जो 7 मार्च 2025 को दिया गया था। हाँ, 7 मार्च वाला आदेश। उसमें जो निर्देश दिए गए थे शायद शिक्षा से जुड़े कुछ जरूरी मुद्दों पर होंगे वो। जी, शिक्षा विभागों से संबंधित ही मामला लगता है। तो कहा गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने उसका पालन नहीं किया है। मतलब पालन करना तो दूर, उसका उल्लंघन हुआ है। बिल्कुल यही बात रखी गई कि निर्देशों का सरासर उल्लंघन हुआ है। अच्छा। और इसी शिकायत के आधार पर कोर्ट ने फिर एक साफ और काफी सख्त आदेश दिया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये निर्देश सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हैं, जिनका जिक्र वो 7 मार्च वाले आदेश के पेज 10 पर है। सभी 36 के लिए क्या निर्देश हैं, ये जरा बताइए। कोर्ट ने कहा है कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को 3 हफ्तों के अंदर अलग अलग हलफनामा, मतलब एफिडेविट, फाइल करना है। 3 हफ्ते के अंदर। और हलफनामे में क्या बताना है? उन्हें साफ साफ बताना होगा कि उन्होंने वो जो 7 मार्च वाला आदेश था उसमें दिए गए निर्देशों का पालन किया है या नहीं, और अगर किया है तो कैसे और किस हद तक किया है। ठीक है। और मान लीजिए अगर कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ये हलफनामा दाखिल नहीं करता है या नहीं कर पाता है तब? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। अगर कोई राज्य या यूटी ऐसा हलफनामा देने में फेल होता है तो उस राज्य या यूटी के जो शिक्षा विभाग के सबसे सीनियर अफसर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हों या प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटेरिएट, मतलब जो भी विभाग के प्रमुख हैं। जी, जो भी प्रमुख हैं, उनको अगली सुनवाई की तारीख जो कि 29 अगस्त 2025 तय हुई है, उस दिन व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होना होगा। व्यक्तिगत हाजिरी? जी। अरे, ये तो काफी गंभीर बात है। सिर्फ हलफनामा न देने पर? हाँ, व्यक्तिगत उपस्थिति। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या? उनको कोर्ट के सामने ये भी समझाना होगा कि उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। बाप रे, मतलब सीधी चेतावनी है अवमानना कार्रवाई की। बिल्कुल। और कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि ये जो हलफनामा है ये शिक्षा विभाग के किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा ही शपथ लेकर दिया जाना चाहिए, और उस अधिकारी का पद डिप्टी सेक्रेटरी से नीचे का नहीं होना चाहिए। मतलब जूनियर लेवल पर बात नहीं बनेगी, सीनियर अफसर को ही जिम्मेदारी लेनी होगी। जी, बिल्कुल। लेकिन एक बात सोच रही हूँ, सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक साथ इस तरह का जवाब मांगना, क्या ये आम बात है या ये कुछ खास संकेत देता है? देखिए, ये सामान्य प्रक्रिया तो नहीं है कि एक साथ सभी 36 से इस तरह जवाब तलब किया जाए और व्यक्तिगत पेशी की बात हो। ये निश्चित रूप से कोर्ट की गंभीरता और शायद मामले की व्यापकता को दिखाता है। हाँ, मतलब शायद ये समस्या किसी 1-2 राज्य की नहीं बल्कि ज्यादातर जगह है। हो सकता है। एक साथ इतने बड़े पैमाने पर अगर आदेश का पालन नहीं हो रहा तो ये राज्यों के स्तर पर शायद कोई प्रशासनिक दिक्कत या संसाधनों की कमी या फिर प्राथमिकताओं में टकराव का भी संकेत हो सकता है। शायद केंद्र के निर्देशों और राज्यों की अपनी प्राथमिकताओं के बीच कोई खींचतान। ये भी एक संभावना है। कोर्ट का ये कदम शायद इसी तरह की किसी बड़ी प्रणालीगत समस्या की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, प्रक्रिया को लेकर भी कुछ निर्देश हैं क्या? जैसे ये हल्फनामे कब तक और किसको देने हैं? जी, इसमें भी स्पष्टता है। कोर्ट ने कहा है कि इन सभी हल्फनामों की कॉपी एमिकस क्यूरी श्री ऋषि मल्होत्रा को अगली सुनवाई की तारीख से कम 72 घंटे पहले मिल जानी चाहिए, ताकि वो उन्हें पढ़ सकें और कोर्ट को बता सकें। जी बिल्कुल, ताकि वो अपना पक्ष रख सकें। और एक और बात, वो जो स्पेशल लीव पिटिशन का जिक्र था, SLPC नंबर 168382025। हाँ, वो जो अपील की इजाजत वाली याचिका होती है। हाँ, तो उसमें
कोर्ट ने पहले कोई अंतरिम आदेश दिया होगा, वो आदेश अगली सुनवाई तक जारी रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगर हम संक्षेप में कहें तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले आदेशों का, खासकर शिक्षा विभागों से जुड़े आदेशों का सख्ती से पालन करवाना चाहता है। बिल्कुल। और इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाबदेही तय की जा रही है, और अगर पालन नहीं होता तो बड़े अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा और अवमानना कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। सही कहा आपने। ये पूरी तरह से न्यायिक आदेशों के पालन के महत्व को रेखांकित करता है। लेकिन इसके साथ ही, जैसा आपने पहले इशारा किया था, एक गहरा सवाल भी उठता है। जिस तरह से सिर्फ शिक्षा विभागों पर इतना फोकस है और सभी 36 इकाइयों से एक साथ इस तरह जवाब मांगा गया है, तो क्या ये कोर्ट की तरफ से शिक्षा प्रशासन में किसी ज्यादा बड़ी, मतलब किसी प्रणालीगत समस्या को संबोधित करने का एक प्रयास है? भले ही इस आदेश में सीधे तौर पर ऐसा ना लिखा हो। हाँ, भले ही सीधे तौर पर ना कहा गया हो, पर यह सवाल तो उठता ही है, क्या कोई गहरा मुद्दा है जिसे कोर्ट ठीक करना चाह रहा है? ये सोचने वाली बात है।